आपको कराने हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो मैंने हाफ लाइफ की आपको लास्ट टाइम डिटेल दी है वो ये है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हो तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की लाइन सीधी होती है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की लाइन सीधी होगी तो अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करते जाओ तो वो डिक्रीज होती जा रही हो। With decrease in concentration of particular reactant, if half life is decreasing, और डिक्रीजिंग का मतलब भी क्या है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है कि 19-20 से डिक्रीज हो रहा हो, 19-20 से डिक्रीज वाले को या इंक्रीज वाले को तो हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट समझते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग बात करें कि डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज। सो यू कैन सी ये एक्चुअली यहां पर यू देखें आप, ये जो हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ है हियर, ये है तकरीबन 4.5 मिनट तक, सेकंड्स तक, और फिर दूसरी हाफ लाइफ सिर्फ 2.5 सेकंड है। तो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ चेंज। तो हम उसको मानते हैं कि चेंज हो रही है, लाइक ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट ह्यूज चेंज। लेकिन अगर 19-20 का फर्क हो, फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो 2.75 सेकंड्स है पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ अगर मेरे पास 2.9 फॉर एग्जांपल आ रही होती तब भी मैं इसको सेम मानता। क्यों? दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो ये 19-20 के फर्क की हाफ लाइफ को हम लोग फर्क नहीं कहते, हाफ लाइफ के फर्क ठीक ठाक डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं इस वक्त जो तीनों ग्राफ आपके सामने, कि पहली वाला जो ग्राफ है लाइक फॉर जीरो ऑर्डर यू कैन सी द हाफ लाइफ इज डिक्रीजिंग एंड द डिक्रीज यू कैन सी इज अ वेरी ह्यूज डिक्रीज। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आप हाफ लाइफ को देखो तो इट रिमेन्स कांस्टेंट, पहली हाफ लाइफ जो आई दूसरी उतनी आ रही है, एंड ऑनवर्ड्स अगर आप तीसरी निकालोगे और उसके बाद निकालोगे तो इतनी ही हाफ लाइफ आएंगी। बट वो बात अलग है कि ग्राफ इतना ही दिया होता है आपको कि आप बहुत से बहुत 2 हाफ लाइफ निकाल पाओ, जस्ट टू सी कि जी ये डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। तीसरे वाले ग्राफ में जो कि सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर हाफ लाइफ मैं किसी ग्राफ से कैलकुलेट कर लूं तो भी मुझे पता चल सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के हिसाब से क्या है, ठीक है। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व वही वर्कशीट नंबर 1 की रिएक्शन काइनेटिक्स की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो कि बेस्ड हैं ऑन दिस हाफ लाइफ डेटा। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के हाफ लाइफ के डेटा से, ठीक है जी। पहले तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेके आके पेस्ट कर लूं। अब देखिए ये इस तरीके के ग्राफ दिए हुए आते हैं कंसंट्रेशन टाइम के, बट ये आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, इसलिए इस पर नहीं टाइम लगा रहा हूँ। आगे कुछ क्वेश्चन है थोड़े से लंबे, वो करवा, ये वाला जैसे क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, इसको मैं कराता हूँ आपको।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये मैंने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर इंसर्ट किया है इन दिस, जिसमें मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आइए जरा आप एक करके इनकी सारी चीजें देखते हैं। वो कहता है इथाइल इथेनोएट इज हाइड्रोलाइज्ड स्लोली बाय वाटर इन द फॉलोइंग एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर और से देखो तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में उसने क्लियरली मेंशन किया है कि ये कैटलिसिस इस H प्लस की वजह से है, और H प्लस अल्टीमेटली कहाँ से आया हुआ है, HCl से आया हुआ है, ठीक है। और जाहिर है ये इथाइल इथेनोएट विच मींस एन एस्टर है, तो एस्टर में जो पहला पार्ट होता है COO तक का वो एसिड होता है, और जो O से कनेक्टेड होता है वो अल्कोहल होता है। यू कैन सी 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिख दिया CH3CH2OH और CH3CO के साथ H लगा दिया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। अब वो कहते हैं concentration of ethyl ethanoate was determined at regular time intervals as the reaction progressed. ये उसने हमें कहा है कि 2 separate experiments were carried out using different HCl concentrations, or the first graph is using HCl concentration 0.1 mole per dm³। ये कैटलिस्ट है ना, क्योंकि इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन उसने क्लियरली मेंशन करी है कि जी HCl की कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट है, ऑल्दो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर dm³, और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ये इथाइल इथेनोएट यानी हाइड्रोलिसिस का आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसका उसने ग्राफ ड्रॉ किया है, और ग्राफ ये रहा आपके सामने। अब आगे वो कहता है कि यही एक्सपेरिमेंट को उसने फिर रिपीट किया, बट दिस टाइम उसने क्या यूज किया है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन डबल, which means 0.2। यानी कि पहले आप देख लो कि पहले कॉन्सेंट्रेशन उसने क्या यूज करी थी, पहले उसने कॉन्सेंट्रेशन यूज करी थी HCl की 0.1 मोल पर dm³, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन उसने यूज करी है वो है HCl की 0.2 मोल्स पर dm³, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन उसने पहले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डबल कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि अब जब डबल किया कॉन्सेंट्रेशन तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये हैं, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट ये हैं। आगे वो कहता है प्लॉट ऑन द एक्सिस अबव एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब पहले तो मैं बेस्ट फिट का मतलब समझा दूं, आप लोग बेस्ट फिट में बड़े कंफ्यूज्ड हैं। बेस्ट फिट का मतलब आप लोगों के दिमागों में सिर्फ यही है कि आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, उसमें अगर पॉइंट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हो तो उनको आप इक्वी डिस्टेंस करके दोनों तरफ थोड़े थोड़े छोड़ दें और लाइन सेंटर में बना दें, इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लेकिन इस लाइन को स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये भी होता है, अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब भाई ये भी होता है कि सारे पॉइंट को टच करता हुआ एक कर्व बन रहा हो, ये भी बेस्ट फिट लाइन। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ इस लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो उसे बेस्ट फिट लाइन कहते हैं, कर्व स्मूथ को भी बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। लाइन है, अगर कभी उसे स्ट्रेट लाइन बनवानी होगी वो वर्ड मेंशन करेगा लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। तो यहां एक बात दिमाग में क्लियर कर लें कि जी ये जब भी वो कहे लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका मतलब ये है कि ट्राइंग टू मीट ऑल द पॉइंट्स ऑन योर ड्रॉन लाइन, ठीक है। वो कहते हैं इसको प्लॉट कीजिए और प्लॉट करने के बाद इसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाइए। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करके और इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना देता हूँ। सबसे पहले तो उसने कहा है 0 टाइम पर 0.2 कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, 0 टाइम पे 0.2 कॉन्सेंट्रेशन ये दी हुई, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यही एक मार्क आ गया 0 पे 0.2। उसके बाद है 10 पे 0.16, तो 10 का मार्क ये रहा, 0.16 ये रहा, तो इसका मतलब है सर दूसरा पॉइंट समवेयर यहां होगा। ये बहुत ब्रॉड पेन चल रहा है, उसको पतला करना होगा। एक पॉइंट ये है 0.16 पे 10 का मतलब एक पॉइंट ये है, ठीक है। आगे वो कहता है 25 पे 0.115, 20 ये 30, 25 पे 0.1 और ये 0.12, तो 0.11
ठीक है, और 0.115 का मतलब है ये लाइन है, ठीक है, तो ये हमारे पास 0.115 आ गया। आगे कहता है 50 पे 0.067, ये रहा 50 पे 0.06 और ये 0.06 और ये 0.07, तो इसका मतलब है इसके दरमियान का ही पॉइंट है, यानी कि समवेयर यहाँ, ठीक है। इसके बाद कहता है 75 पे 0.04 के करीब है, 75 60 70 75 पे 0.04 के करीब है, यानी कि यहाँ है। फिर 100 पे 0.22, 100 पे 0.2 और इसके ऊपर फिर एक छोटा सा 2, तो इसका मतलब है यहाँ समवेयर। और आखिरी पॉइंट है 0.013, 125 पे, यानी यहाँ पर 0.01 यहाँ है। तो ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। अब इन पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब ऑब्वियसली आप इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, इस पर आप क्या ड्रॉ करते हैं, इस पर क्योंकि स्मूथ कर्व बन रहा है तो यू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा जितना हो सकता है मैं कर्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, ठीक है, तो ये तकरीबन एक लाइन बना दी है जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट है मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ से इस डिवाइस पे बनाना ऑप्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेपर पे आप बनाएंगे तो आपका हाथ बड़ा स्मूथ घूमेगा, उसमें आप बड़ी आराम से बना देंगे, लेकिन बहरहाल कुछ इस तरीके की ये लाइन बन गई। अच्छा जी, अब वो आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि ऑन use your one of the graph to show the concept the reaction is first order with respect to ethyl ethanoate। अब ethyl ethanoate को यूज करके फर्स्ट ऑर्डर है, सही है, हाँ, ये कर्व ऑफ बेस्ट फिट हो गया, तो कर्व को कर्व के तौर पे नहीं लाइन के तौर पे भी तो लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, ये कर्व ऑफ बेस्ट फिट को या लाइन ऑफ बेस्ट फिट को एक ही बात, ठीक है। अब वो कहता है अगले पार्ट में, कहता है कि यूज वन ऑफ द ग्राफ्स। अब जाहिर है ग्राफ कितने यहाँ पर देखें, दो है, इन दो में से वो कहता है कोई एक ग्राफ यूज कर लो, वो कहता है वन ऑफ द ग्राफ यूज करो और शो करो कि रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इथाइल क्लोराइड फर्स्ट ऑर्डर है। अब याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, हमने कहा था यार हाफ लाइफ निकालो और हाफ लाइफ कांस्टेंट आए तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब इनमें जब वो कहे कोई एक ग्राफ यूज कर लें आप, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो ग्राफ जो उसने ड्रॉ करके दिया है ओरिजिनली वो यूज करें। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसमें जाहिर है आपकी ड्राइंग में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि कर्व है, स्ट्रेट लाइन होता तो फिर भी एक्यूरेसी होती, लेकिन क्योंकि ये कर्व है इसीलिए इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। इसीलिए हमेशा जब भी वो दो ग्राफ में से एक यूज करने को बोले और एक उसमें से उसने ड्रॉ किया हो, तो आप उसका ड्रॉ हुआ हुआ ग्राफ फोकस करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके ग्राफ को देखो तो उसकी लाइन पर मैं हाफ लाइफ निकालता हूं, ठीक है। ओरिजिनली जो अमाउंट हमें दिया था इस सब्सटेंस का इथाइल इथेनोएट का वो ये था 0.0 और 0.20। अब 0.20 का आधा होता है 0.10, तो 0.10 होने तक कितना टाइम लगा, इसके लिए वो जो कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, ये देखो सवाल में लिखा हुआ है, क्लियरली पढ़ो। Show all your working and show clearly any construction lines you draw on the graphs। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब यही होता है कि you are taking the half of the concentration, जब हो रही है तो उस पर कितना टाइम आ रहा है, तो उसकी ऐसे लाइन आप बना लो कि भाई ये तो आधा होने में इतना टाइम लगा है तकरीबन, सही है। और ये टाइम की वैल्यू क्या है,
ये 60 है तो 2 बॉक्स पे 70 है, तो ये 65 हो गया एक बॉक्स, और 65 का भी आधा लाइक 62.5 हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी आ गई 62.5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शो योर वर्किंग में, फर्स्ट हाफ लाइफ इज 62.5 मिनट्स सेकेंड, मिनट्स सही, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई। अब इसका भी इवन आधा 0.1 का आधा कैसे होगा 0.05, जो कि कहां आएगा, यहां आएगा। सही। अब यहां तक पहुंचने के लिए उसका कितना टाइम लगा है, अब यहां से देखते हैं। यानी पूरा ही ग्राफ खत्म हो गया। ये 120 और ये 125, तो ये 125 हो गया सेकंड वाला। सही है, आप क्लियरली देख लो, ये 125 हो गया। सही। अब इस 125 को आप प्रीवियस वाली जो रीडिंग है उसमें से माइनस कर लो ताकि सेकेंड हाफ लाइफ निकले। तो 62.5 माइनस कर लेते हैं 125 में से, तो 125 माइनस 62.5, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 62.5 मिनट्स। इसका मतलब है सर सेकंड टी हाफ जो निकली है वो क्या निकली है, इज दिस मच। ठीक है। अब फ्रॉम द कंसेक्यूटिव हाफ लाइफ व्हिच आर कांस्टेंट, कैन वी से कि कांस्टेंट हाफ लाइफ शोज कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? कि यही पढ़ा था ना रिएक्शन काइनेटिक्स के ग्राफ में, ही देख लो कि फर्स्ट ऑर्डर में टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और यहां पर हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट ही आया है। ये देखिए यहां पर तकरीबन कांस्टेंट ही आ रही है हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ भी वही आ रही है, दूसरी हाफ लाइफ। तो इसका मतलब ये हो गया सिंस द हाफ लाइफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इथाइल इथेनोएट। हाँ भाई, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये फिर करवा दिया। अच्छा जी, अब आगे आए, वो कहते हैं यूज योर ग्राफ्स टू शो टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HCl। अब HCl का तो ग्राफ ही नहीं दिया हुआ, अब क्या करो भाई? ये देखिए ना आप, पहले भी जो उसने खुद बना के दिया तो वो भी ग्राफ इथाइल इथेनोएट वर्सेस टाइम, इथेनोएट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, और फिर उसने जो दूसरा ग्राफ बनवाया उसमें भी आपको देखने डेटा में ये दिया इथाइल इथेनोएट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो HCl कंसंट्रेशन तो हमें दी नहीं है, या उसको तो प्लॉट किया ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो HCl की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी? अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 में उसने क्या चेंज किया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने कंसंट्रेशन ऑफ HCl रखी थी 0.1, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उसने कंसंट्रेशन कर दी 0.2। इसका मतलब है उसने कंसंट्रेशन बाय व्हाट फैक्टर इंक्रीज करी, यहां से यहां तक पहुंचने में सर उसने कंसंट्रेशन को टाइम्स 2 कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही? ऑफ HCl को उसने क्या कर दिया, टाइम्स 2 कर दिया है। अब टाइम्स 2 अगर कर दिया है तो रेट पर क्या फर्क पड़ा? सर रेट का डिफरेंस हमें निकल सकता है अगर हम हाफ लाइफ निकाल लें सेकेंड ग्राफ पर भी। वही पहले ग्राफ पे हाफ लाइफ निकाल ली, अब सेकंड ग्राफ पे भी हाफ लाइफ निकाल लेते हैं जो हमारा ड्रॉन ग्राफ है, ताकि हम ये देखें पहले हाफ लाइफ क्या चल रही थी, और कंसंट्रेशन ऑफ HCl को अगर मैंने डबल किया है तो हाफ लाइफ बाय व्हाट फैक्टर इज चेंज्ड, यानी कि इन दोनों ग्राफ की हाफ लाइफ में क्या फर्क है। तो ओरिजिनली इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी 0.2, और इसको 0.
के लिए कितना टाइम लगा है, इतना टाइम लगा। यहां से मैं नीचे आता इस लाइन को, सही है। और इसका भी आधा हुआ यहां, तो इसको गिनने में कितना टाइम लगा, ये यहां पर आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ 30 आ रही है, ठीक है, और सेकेंड हाफ लाइफ इज ऑलमोस्ट 62, ठीक है। तो हम अगर यूं कहें कि फर्स्ट हाफ लाइफ वॉज, पहले कितना था 62.5 जो कि ऊपर से कोट किया है, लेकिन अब एंड सेकेंड ग्राफ में 30 मिनट्स, सेकेंड हाफ लाइफ वॉज अगेन यही 62.5 थी, एंड सेकेंड ग्राफ हैज, अब सेकेंड ग्राफ में सेकेंड हाफ लाइफ क्या आई थी, इट वॉज 62.5 समथिंग, 62 में से 30 माइनस किया तो 32.5 मिनट्स। अब देखिए ये भी 19-20 का फर्क है, इसका मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन अब जरा सोच समझ के बताइए टी हाफ पहले के मुकाबले में कितने टाइम्स चेंज हुई है। सर 2 के मल्टीपल पे चेंज हुआ है भाई। देखो 30 जो पहले टाइम आ रहा था और जो अब आ रहा है टाइम, वो पहले कितना आ रहा था, डबल टाइम्स 2। और अगर आप इसको देखो, इसमें भी आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन का टाइम आ रहा था वो क्या आ रहा था, टाइम। इसका मतलब ये है कि सर जब आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl को डबल किया है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल इथेनोएट भी डबल हो गया है। यानी कि पहले जो चीज 60 मिनट में आधी होती थी वो 30 मिनट में आधी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वंस यू हैव डबल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of this particular ethyl ethanoate या hydrolyzing ethyl ethanoate becomes double। तो जब डबल करने से डबल के फैक्टर पे बढ़ रही हो चीज तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ आ रही है सबकी। तो हम लोगों ने यहां पे क्या मेंशन कर दिया कि सेकेंड हाफ लाइफ ये थी और अब ये हो गई। अब ये इसका एनालिसिस यहां पे लिखता हूं कि इससे हमने कंक्लूड क्या किया, इट मींस when concentration of HCl is doubled, the rate of decomposition also doubles। ठीक है, which shows the reaction is first order with respect to HCl concentration। सही भाई, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ जाओ। आगे वो कहता है राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखनी है। आपको याद है रेट की इक्वेशन लिखते कैसे थे, रेट इज इक्वल्स टू के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो हर जगह आता था, रेट इज इक्वल्स टू के, और फिर जो जो चीज की कॉन्सेंट्रेशन जितनी जितनी पावर पे रेट को चेंज करवा रही है वो आपने मेंशन कर देनी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल रेट इज इक्वल्स टू, पहले तो क्या लिख दूंगा, रेट इज इक्वल्स टू के, ये तो आगे आएगा। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, इथाइल इथेनोएट की, यानी कि CH3 CO2 CH2 CH3 की पावर 1, ये ऑर्डर है। और इसी तरीके से जो एसिड है विच इज H+, उसकी भी ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपके पास रेट इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें वो कहता है रेट कांस्टेंट की कैलकुलेट करो। अब रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए के को सेपरेट करोगे तो के इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CO2 CH2 CH5
ये एक चीज आ गई। दूसरी चीज क्या है, CH2 CH3 होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट के ऊपर ग्राफ से देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखो तो इथाइल इथेनोएट, मेरी बात समझ, इथाइल इथेनोएट को तो आप ग्राफ से बड़ी आसानी से देख सकते हो। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.2 आपने मेंशन कर ली। उस वक्त HCl की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ग्राफ अगर बात करूं तो वो 0.1 थी, और फॉर द सेकंड ग्राफ अगर बात करूं तो वो 0.2 थी। सही। रेट कहां है, अब यहां रेट कहां से निकालूं? रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब रेट निकालना हो और कर्व हो, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो उसका स्लोप एक ही होता। बात समझ रहे? अगर स्ट्रेट लाइन होती तो उसका स्लोप एक ही होता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऊपर से ये जो दोनों लाइंस ड्रॉ हुई है ये तो कर्व है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर किसी खास पोजीशन पर टेंजेंट बनाएंगे आप, और उस खास पोजीशन के टेंजेंट पे जो रेट होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम या उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे रेट होगा। बात समझ? तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप टेंजेंट बनाएं, लेकिन नॉर्मली इसके लिए क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप 0 टाइम पर रख के टेंजेंट बनाएं। यानी कि अब ये जो 0.20 कॉन्सेंट्रेशन है ये, और 0 टाइम, ठीक है। अब इसका टेंजेंट बनेगा कैसे, अब मैं ये भी बता रहा हूं, देख लो। तुम रूलर रखते जरूर हो, लेकिन रूलर को सही इस्तेमाल नहीं करते टेंजेंट बनाने में, इसलिए मैं एक एक चीज सिखा रहा हूं, देख लो। आपने रूलर रखा यहां पर, ये देखो मैं रूलर रख रहा हूं, ये मैंने रूलर रखा यहां पर, और अब मैं इस रूलर को देखो हिला रहा हूं, यू कैन सी, देख रहे हो। अब इसको इतना इसके करीब ऐसे एडजस्ट करो, ये देखो कि ये आपको लगे कि हाँ यार ये हमारा क्या हो गया है, ये ग्रेडियंट इस लाइन के लिए ओके हो गया। तो अब मैं इसको यहां बनाऊंगा तो ये तकरीबन इस लाइन का ग्रेडियंट ओके है। मेरी बात समझ रहे? इसका कलर चेंज कर देता हूं। समझ आ रही मेरी बात? ये है आपका टेंजेंट, ठीक है। अभी 0 टाइम पर जो आपने ग्राफ 1 में टेंजेंट बनाया है, तो जाहिर है आप इसके स्लोप का मतलब ये है कि आप 0 टाइम पर रेट बता रहे हैं मुझे। बात समझ आ रही है? 0 टाइम पर रेट क्या था, जो कि फास्टेस्ट होगा ऑफ कोर्स इस रिएक्शन का। तो पहले तो मैं इसके स्लोप निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। रेट इज इक्वल्स टू, और ये कौन सा रेट है, याद रहे ये इनिशियल रेट है, तो इसलिए ये लिखा हूं इनिशियल रेट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसका पहला एक कोऑर्डिनेट तो मैं ये ले लेता हूं कि अगर मेरे पास x है 0 और y है 0.2, ये एक आ गया। और दूसरा इसके लिए मैं इसको ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये हो गया 18, 90, 95 के करीब कहीं, नहीं 95 नहीं 94 के करीब कहीं, 93 ले लेते हैं चले, 93। और y एक्सिस पे ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। 0 और 2.2 में ये माइनस करके ये ले लिया, अपॉन इसको माइनस किया तो ये ले लिया। ये ऑब्वियसली डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी माइनस में आ सकती थी यहाँ पे, बल्कि नहीं, न्यूमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे माइनस में, क्योंकि 0 माइनस 0.2 कर दे तो ये माइनस में आती।
लेकिन रेट माइनस में नहीं होता। स्लोप जाहिर है यहाँ पे डिक्लाइन है, इसीलिए ये रेट हमें माइनस के साइन में दिख रहा है, लेकिन ये रेट माइनस में नहीं होता, इसलिए वी वुड नॉट अज्यूम दिस इन माइनस। ठीक है, इसीलिए माइनस नहीं लिखा मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 कर दिया, ताकि माइनस की टेंशन हमें ना मिले। ठीक, अब आंसर क्या आया जनाब? 0.2 डिवाइडेड बाय 93 करके कोई आंसर बताएगा कि इनिशियल रेट की वैल्यू क्या आ रही है? जी जनाब, 0.2 अपॉन 93। यस गाइस, कहां गए? ओके, 2.15 एक्सपोनेंट -3। इसका लिख देता हूं 2.15 एक्सपोनेंट -3, और क्योंकि ये रेट है तो जाहिर है मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखो मिनट है, तो इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो आ गया हमारे पास रेट, इनिशियल रेट। अब मैं रेट इक्वेशन को यूज करके, ये जो रेट इक्वेशन है इसमें इनिशियल रेट डालूं और इन दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डाल दूं, तो मेरे पास रेट की वैल्यू आ रही है, सॉरी के की वैल्यू आ रही है। रेट की वैल्यू क्या है? 2.15 एक्सपोनेंट -3, और इथाइल इथेनोएट की कॉन्सेंट्रेशन जिस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी कि उनका ग्राफ में, वहां पर HCl 0.1 लिया था उन्होंने और इथाइल इथेनोएट 0.2 लिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, K इज इक्वल्स टू रेट की वैल्यू 2.15 एक्सपोनेंट -3 अपॉन इथाइल इथेनोएट की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 लिए पावर 1, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी पावर 1, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। जनाब, K की वैल्यू क्या आ रही है? यस गाइस, हरी अप, जल्दी से बताएं क्या हुई की वैल्यू? .1075, इसको मैं 0.11 लिख देता हूं, 0.11, राइट, ये लिख देता हूं 0.11। अब इसका यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली अब ऊपर देखो रेट की एक टर्म है और उसका यूनिट अभी मोल्स पर डीएम क्यूब पर मिनट पड़ा था, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन की दो टर्म्स है, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब 2 दफा है। तो क्या होगा? कैंसिल आउट कैसे होगा? मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट और डिवाइडेड बाय 2 दफा मोल की कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर डीएम क्यूब 2 दफा है। ठीक है, तो 2 दफा में से 1 दफा कट जाएगा, इससे 1 दफा बचेगा। इसका मतलब है 0.11 के आगे यूनिट क्या आएगा? मोल इनवर्स DM+3 और पर मिनट। ठीक है, ये K की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू लिख दी, K इज इक्वल्स टू 0.11। आगे वो कहता है, अगले पार्ट में वो कहता है, why is it not possible to determine the order of reaction with respect to water in this experiment? अब एक बात बताओ, पानी तो सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, उसमें चीजें डाली जाती हैं, यानी सॉल्यूट डाला जाता है और उसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं जिनकी कोई खास जाहिर है कॉन्सेंट्रेशन होती है, लाइक दिस मच मोल्स पर इतना वॉल्यूम डीएम क्यूब। लेकिन पानी तो एज एन सॉल्वेंट यूज होता है ना, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? पानी की तो कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, और जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी तो वो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जाहिर है उससे आपका कुछ नहीं निकलेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, बिकॉज इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कहता है सर। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है, बोलो। सर पानी की कॉन्सेंट्रेशन, पानी की क्वांटिटी है जितनी ज्यादा होगी तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी, फिर तो इफेक्ट करेगा ना। हाँ, वॉल्यूम अगर कम करो तो, बट नॉट द कॉन्सेंट्रेशन। पानी की कॉन्सेंट्रेशन तो कोई चीज होती ही नहीं, आप समझ रहे हो। और ऑर्डर किससे डिपेंड करता है? ऑर्डर डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सही है सर। अच्छा जी, वो यहां पे कहते हैं ऑल्दो इथाइल इथेनॉइड डिक्रीजेस ड्यूरिंग ईच एक्सपेरिमेंट, HCl remains the same as its initial value. Why is this? अब जरा इक्वेशन देखो, इक्वेशन में HCl कहां लिखा हुआ है? ये इक्वेशन में देखो HCl कहां लिखा हुआ है? एज इन कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट यूज्ड अप नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसीलिए आखिरी पार्ट में वो कहता है HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं चेंज हुई? It acts as a catalyst and catalyst doesn't used up in the reaction. Okay, students, now I am going to show you one more question in the similar way, ताकि आपकी हाफ लाइफ वाले जो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको हाफ लाइफ से ही रिलेटेड वाला। Okay, this is true. This question is okay. Question number 6 करा देता हूँ। ठीक है जी, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रोमो अल्केन से शुरू हो रहा है। कहानी है इसकी ब्रोमो अल्केन से शुरू हो रही है। जरा सोच के बैठो जब तक मैं कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन।
सोच के बैठो, ब्रोमो अल्केन पिछले साल तुमने पढ़ा था एएस में, अल्केन्स, हेलो अल्केन, सॉरी, हेलो अल्केन में तुमने मैकेनिज्म भी पढ़े थे हेलो अल्केन्स के, और हेलो अल्केन्स के मैकेनिज्म वर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेलो अल्केन, लाइक इफ इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन, तो मैकेनिज्म्स वर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है जी, तो हेलो अल्केन के मैकेनिज्म का नाम याद है किसी को? जी जनाब, what was the name given to the mechanism of reaction of halogen alkanes? जी जनाब, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, वो कहता है कि ब्रोमो एल्केन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। Yes, Furman, you are right. Nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टाइप्स थी, जिसको अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ते हैं SN1 SN2 करके। SN1 वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं टर्शियरी हेलो अल्केन्स, और SN2 वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं प्राइमरी हेलोजन अल्केन्स। और जो बचे इसमें सेकेंडरी वाले, तो सेकेंडरी वाले दोनों कर सकते हैं, SN1 भी करते हैं SN2 भी करते हैं, बट डिपेंड्स कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2। तो यहाँ पर फिलहाल उसने कैटेगरी कोई बताई नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा है ब्रोमो अल्केन है। अब ये ब्रोमो अल्केन कुड बी अ प्राइमरी, कुड बी सेकेंडरी और टर्शियरी, वी डोंट नो। ठीक है, और उसने यहाँ पर कहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। इक्वेशन में भी लिखवा देता हूँ क्योंकि पहले इस बारे में बात हो गई, इसलिए पहले ये पार्ट करवा रहा हूँ। What type of reaction is this? तो जब उसने differentiate करने को नहीं बोला तो we will just write the general name, and the general name is nucleophilic substitution. अभी कुर्बान, you are right. मैं ये आंसर लिख देता हूँ, कहाँ गया? Yes, nucleophilic substitution. ठीक है, अब देखिए आगे हमारे पास है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन के हिसाब से कैसे चल रहा है काम? आप पहले तो ये समझें कि ये रिएक्शन क्या है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है बेसिकली अबाउट द हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? यू आर एक्चुअली रिएक्टिंग ब्रोमो अल्केन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस को कहते हैं, और बना रहे हैं प्रोडक्ट में दो चीजें। अब मैं अगर इसकी हाइड्रोलिसिस आपको याद दिलाऊं, किसी भी हैलोजन अल्कीन की हाइड्रोलिसिस कैसे होती थी? ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का तरीका यह था कि आप लिखते थे R और Br यानी हेलो अल्केन, और उसको आप ऐड कर रहे हैं वाटर में, हाइड्रोलिसिस से कहते हैं। तो वाटर का एक H पार्ट जाएगा, सही है, और Br को लग जाएगा और वो बना लेगा HBr, और वाटर का जो OH पार्ट है वो जाएगा R के पास और वो उसे बना देगा अल्कोहल, तो ये हो जाएगा ROH। ठीक है, लेकिन अब ये कंडीशन है
कि ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जब होंगे जब कंडीशन में कोई एसिड है, एसिड हाइड्रोलिसिस ये प्रोड्यूस कर सकती है। अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन में RBr को अगर मैं हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो NaOH कंडीशन में नहीं बल्कि रिएक्टेंट में आ जाता है, ठीक है, और Na जाता है Br के पास, बना लेता है NaBr, और R के पास एग्जैक्टली वही OH जाता है तो वो ROH अल्कोहल ही बनाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं आयोनिक इक्वेशन करके लिखूं, लाइक आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्पेक्टेटर आइंस, तो वो कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं इधर से इसी इक्वेशन को मैं और करके लिख रहा हूं RBr और Na यहां पे स्पेक्टेटर है, सिर्फ वही आइन ऐसा है जो कि प्रोडक्ट साइड पर भी वैसे ही आइन है, निकाल दिया दोनों तरफ से Na+Na+, बाकी पूरी चीज एज इट इज लिख दी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप यहां पे लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस शो कर रही हैं, ठीक है। सर अगर किसी को पिछले साल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ना हो तो फिर क्या करेगा? बेटा थोड़ा लाउडली बोलो, मुझे बहुत कम आवाज आ रही, क्या कह रहे हो? सर अगर किसी को पिछले साल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो तो फिर क्या करेगा वो? इट्स वेरी सिंपल, एंड रिवाइज AS फर्स्ट, क्योंकि A2 में पूरी AS की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतहाई डिटेल से पूछी जाती है, और अगर तुम्हें AS की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं याद होगी, there is no point you can cope up with the A2 organic chemistry even questions in the paper, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में कंपैरिजन चला रहा होता है, एक पार्ट AS से उठाया, एक पार्ट A2 से उठाया, तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपको अगर आपको ऑर्गेनिक AS की नहीं याद, नहीं होगा आपसे काम। इसीलिए इट्स बेटर कि सबसे पहले काम ये कीजिए कि AS की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसको, उसके सारे रिएक्शंस, उसके मैकेनिज्म्स, उसके कंडीशंस, हर चीज जरा अच्छे से रिवाइज कर ली, ठीक है भाई? अच्छा, रिवाइज तो जाता है, याद नहीं रहता। हाँ, तो बेटा वो रिवाइज कर, देखो तुम्हें अपने अब्बा का नाम याद होता है? अच्छा चलो बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ, अब्बू का नाम याद है तुम्हें कि तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? सही है, उसको भी यही होना चाहिए था कि आप भूल जाएं, लेकिन क्यों नहीं भूलते सर? क्योंकि दिन रात हमारे, एक तो ये सामने आती रहती है चीज, या ऑन पेपर कहीं ना कहीं पूछा जाता है तो हम लिखते रहते हैं। जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस होती है ना, वो चीज उतनी पक्की याद रहती है। अब अगर तुम एक दफा बुक खोल के देखो, सारे रिएक्शंस को देखो और बंद कर दो बुक, और उसके बाद बोलो जी मुझे एक दफा रटे, मुझे याद हो गए, you never practice them, you never recall them, you never revise them, वो सब आहिस्ता आहिस्ता डस्ट लगते लगते आपके दिमाग में सब वाइप आउट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, रिवीजन करोगे काम होगा, रिवीजन नहीं करोगे खुदाफिज कह दो A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, नहीं होता ही पेपर तुमसे। और एक और बात, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस साल जो A2 का पेपर आएगा ना, वो पेपर एक्सपेक्टेड भारी है, वो पेपर एक्सपेक्टेड भारी है। क्यों? उन्होंने कहा है कि जी हम एक ही साल के ऊपर जस्टिफाई करके पूरा A लेवल्स का रिजल्ट दे देंगे स्टैंड अलोन ग्रेड, AS के रिजल्ट में कोई कंसिडरेशन ही नहीं कि इन बच्चों का AS का रिजल्ट हम काउंट करेंगे। क्यों? पेपर नहीं लिए थे हमने, इसीलिए अगर वो एक ही साल पे पूरे 2 साल का रिजल्ट दे रहे हैं तो खुद सोच लीजिए कि पेपर थोड़ा सा भारी तो बनता है। अभी 1 अक्टूबर को जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपके AS का, दोज हु आर अपीयरिंग इन नवंबर फॉर AS, उनके लिए जो प्रैक्टिकल पहले नंबर पे यानी कि 1 अक्टूबर को आ रहा है, सो फार वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट है
जो एग्जाम में आता है। ये खुद समझ लो यार, ये कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, छोड़िए सर सर जी बेटा बोलो। फिर तो केमिस्ट्री के अलावा बाकी दो भी मुश्किल आएंगे ना, ऑब्वियस बात है वो, मतलब फिजिक्स मैथ्स भी बाकी मुश्किल ही दो में होगा फिर कंपैरेटिव। हाँ हाँ, मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। पिछले साल यानी कि 2020 वाले जून में अगर आपका एवरेज ग्रेड या प्रेडिक्टेड ग्रेड के नाम पे कहानी बिगड़ी है तो इट्स एक्सपेक्टेड के 2021 जून में जो सीरीज होनी है उसके पेपर्स A2 के आसान नहीं होने। A2 वाले पेपर्स आसान नहीं होने, क्योंकि दैट इज द ग्रेड यू आर गेटिंग फॉर होल 2 years, और मेहनत कितनी, सिर्फ 1 साल की। तो वो थोड़ा तो आपको निचोड़ेंगे, थोड़ा तो आपको जो है ना मतलब टफ टाइम हो सकता है। एक्सपेक्टेड तो ये है, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है भाई, तो यहाँ लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो लोग थोड़ा सिलेबस रिड्यूस करेंगे। वो बेटा सुनने में आ रहा है, वो तो हमारे पास भी बहुत ईमेल्स आई हैं कि जी सिलेबस की रिडक्शन, व्हाट यू प्रपोज, व्हाट यू वांट, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐलान, कोई हतमी फैसला आपको नहीं दिया। They haven't finally announced what we are going to reduce in A2 chemistry or A2 physics or anything, anywhere. Nothing. लेकिन सर होना तो चाहिए। हो रहे, हाँ जी सर होना बस तो आप चाहिए, लेकिन टॉपिक पे आके जल्दी से खत्म करा दें, जल्दी से क्लास ओवर कर दें, जल्दी जल्दी पढ़ा दें बस। हाँ पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़ ले और क्लास खत्म करें। बेटा हमें टेंशन लेके इतनी सारी बातें करें हम। हाँ जी, अब आइए जरा अगले पार्ट पे। ये मैंने पहला पार्ट बता दिया, अगले पार्ट पे आइए, पार्ट बी पर। वो कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन वाज डिटरमिन्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स एज द रिएक्शन प्रोग्रेस्ड। ठीक है, आगे कहते टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स वर कैरीड आउट विद डिफरेंट NaOH concentrations। अब याद रहे इस रिएक्शन में कंडीशन में NaOH आना चाहिए था, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने, उन्होंने इसको यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ये मेंशन किया है कि पहली दफा जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी, मैंने रखी है 0.1 मोल पर DMQ, जो पहला एक्सपेरिमेंट। और दूसरा जब मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है तो उसने कहा कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ा दी है, लेकिन अब उसने कितने मल्टीपल पे बढ़ाई है, याद रहे इट इज नॉट टाइम्स 2, इट इज जस्ट टाइम्स 1.5। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं वो डेटा में क्या देता है। वो कहता है कि जी उसने जब 1.5 बढ़ाई, 1.5 टाइम्स बढ़ा दिए, तो जो रिजल्ट आया वो ये रहा सारा। आगे उसको कहता है इसका अगली वाले पे आप प्लॉट दिस एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब वही वाली बात है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट और अ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। ये तो जब ड्रॉ होगा, प्लॉट होगा, जब भी पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है या कर्व बन रही है। तो आइए इसे जल्दी से जरा प्लॉट कर देता हूं। 0 पे 0.01 है, विच इज एग्जैक्टली द सेम एज प्रीवियस। 0 पे 0.1, एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद वो कहता है 40 पे 007 है, ये आ गया 007 और ये आ गया 40। उसके बाद कहता है 80 पे 005 है, 80 पे 005 है। उसके बाद 120 पे 0035 कहीं है, 120 पे 35 कहीं है, ये रहा। 160 पे 0025 कहीं है, 160 पे 0025 कहीं है, ये रहा। इसके बाद 200 पे 17 है, 200 पे ये 0.1 5 6 7। उसके बाद आखिरी है 0012 240 पे 0012, यानी कि समवेयर यहां। ठीक है, अब इसको
लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेट तो नहीं हो सकती है, ये कर्व ही बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको कर्व बना लेते हैं। कर्व बनाना है, सही, ये कर्व तकरीबन बन गया, ठीक है। नहीं, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आप देखो आगे देखते हैं। वो कहता है use one of the graphs to confirm that the reaction is first order with respect to bromoalkane. Show all your working and clearly any construction lines you draw. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है कि use one of the graphs। अब मैंने बताया था कि अगर वो कहे वन ऑफ द ग्राफ तो उसका ड्रॉ हुआ हुआ ग्राफ को फोकस करो, अपने को इतना फोकस नहीं करो। और शो योर वर्किंग, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हमें पता है कि अगर मैं हाफ लाइफ निकालूंगा तो हाफ लाइफ क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए, इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब बनाते हैं उसकी ग्राफ पे हाफ लाइफ बनाते हैं। ओरिजिनल जो कॉन्सेंट्रेशन उसने दी थी वो थी 0.01, इसका आधा होता है 0.005। अब 0.005 पर उसके हिसाब से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है रफली, सॉरी समझ रहे, ठीक है जी। ये क्लियरली लाइन नहीं आ रही, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, अब बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये लाइन यहां से ये इस पर कनेक्ट यहां है, इसका मतलब है ये इससे बहुत ही क्लोज सही यहां करीब कहीं आई है, ठीक है। इसकी वैल्यू बनती है 110 120 समवेयर, तो 119 के करीब कुछ बन रही है, ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसका भी आधा, इसका होता है आधा यहां, यानी 0.0025, और यहां पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन बनाऊं तो ये मुझे बताएगा ये इट इज रफली 210 20 30 230, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने टेढ़ी कर दिया नीचे जाते आते, ये भी यूं है ना कुछ, इसको 18 के करीब आई, सही। समहाउ ये हमारे पास जो इनकी हाफ लाइव्स हैं उनकी कुछ वैल्यूज ही आई हैं। पहली वाली 118 मिनट के करीब कुछ है, ठीक है, और दूसरी वाली 118 माइनस कर लेते हैं 230 में से, तो इसको यहां लिखते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ इज 118 मिनट्स, ठीक है, और सेकेंड हाफ लाइफ इज 230 में से माइनस कर लें 118, कितना बचा, 12 और 100 112, 12 और 100 112 यस मिनट्स, ठीक है। अब हाफ लाइफ देखो वही तकरीबन कांस्टेंट वाली बात है, 118 112 का मतलब तकरीबन सेम हाफ लाइफ है। तो हम लोग इस पर क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सिंस
the half-life is almost constant. So it's first order with respect to bromoalkane. अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि यूज योर ग्राफ्स टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NaOH. अब NaOH से कैसे रिलेट करें? अब NaOH का तो ग्राफ हमें दिया ही नहीं है, फिर वही बात है, NaOH का ग्राफ नहीं दिया, लेकिन NaOH का फैक्टर दिया था कि पहले वाले ग्राफ में उसने 0.1 रखी थी कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे वाले ग्राफ में उसने 0.15 रखी थी कॉन्सेंट्रेशन. अब पहले ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जो हाफ लाइफ का डिफरेंस आया है वो कितने फैक्टर से आया है, आइए निकालते हैं. पहले तो हाफ लाइफ निकालते हैं कि दूसरी वाली जो हमने लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि पहली वाली की तो हमने निकाल ली है, दूसरी वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उस पर हाफ लाइफ क्या रही है. आइए जरा इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, विच इज लाइक दैट. ओके, ये आधा हुआ है और आधा होने में जो ये हमारे पास आ रहा है टाइम, ये आ रहा है रफली 50, 60, 70, 80, 80. और अब इसका भी आधा होने में हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 160. सही है. तो अब 80 और 160, अब जरा यहां पे लिखता हूं कि ये जो पहली हाफ लाइफ थी ये 118 थी और ये क्या हो गई है, ये हो गई है 80. ठीक है, इसको यहां मेंशन कर देते नीचे. 118 T half became 80 minutes first. Second वाली, second T half 112 became, अब दूसरी वाली 160 में 160 आई थी ना, तो 160 में से -80 कर लो ताकि सेकेंड हाफ लाइफ आए सिर्फ, which is 80 अगेन, तो वो भी 80 हो गई है. अब अगर मैं यहां से और यहां तक का फैक्टर चेक करूं क्या है, और यहां से यहां तक का फैक्टर चेक करूं कि किस फैक्टर से ये चेंज हुए, तो जरा देखिए 80 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 118 के करीब कुछ. जी जनाब, 118 के करीब आंसर आ जाए. 80 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? Yes guys, hurry up. Yes, it is 1.5. अगर मैं 80 को मल्टीप्लाई करूं 1.5 से तो ये 118 आ रहा है ना. तो इसका मतलब क्या है, इनके दरमियान मल्टीपल कितने का आ रहा है, 1.5 का. बात समझ रहे? और अब जरा कॉन्सेंट्रेशन को देखिएगा, उसने NaOH की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया था, मल्टीपल लगाया था 1.5 का. तो जब कॉन्सेंट्रेशन को उसने 1.5 टाइम्स बढ़ाया है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी कितने टाइम बढ़ गया है कि हाफ लाइफ पहले जो थी वो कितने फैक्टर से तेज हो गई, वो 1.5 के फैक्टर से तेज हो गई. बात समझ आ रही? तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 1.5 बढ़ाई, टाइम्स बढ़ाई, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि हाफ लाइफ भी उतने ही फैक्टर से बढ़ गई. इसका मतलब NaOH के हिसाब से किस ऑर्डर पे आ गया रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है भाई.
अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, देखें ये वर्कशीट जो यानी कि पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस हैं, अल्टीमेटली ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मैं आपको टू माय लेवल बेस्ट एक्सप्लेन तो कर रहा हूं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में इतनी पकड़ इनकी नहीं आती है जितनी पकड़ इनकी फिजिकली जब हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आती है। तो ये वर्कशीट आज मैं ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद शेयर जरूर कर दूंगा आपसे, क्योंकि यू आर एलिजिबल नाउ टू सॉल्व दिस होल वर्कशीट। बट इसकी क्वेरीज की क्लास मैं जब रखूंगा जब फिजिकली क्लासेस खुलेंगी, स्कूल में आप आएंगे, क्योंकि इसके जो ग्राफ्स होंगे वो दिखाएंगे आप मुझे कि सर हमने ये बनाया है, सर ये कैलकुलेशन आई। तो जब आप इसकी चीजें मुझे दिखाओगे कि जी ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम है, तब उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊं। यहां पर आपको टू माई लेवल बेस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, बट ये टॉपिक उस मजे से नहीं हो रहा जितना ये फिजिकली टॉपिक होता है, क्योंकि ग्राफ राफ की बातें जो है ना वो देख के आपको ज्यादा क्लियर समझ आती है कि जी कैसे काम चल रहा है। तो इसकी क्वेरीज की क्लास मैं जब फिजिकली आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, स्कूल चल रहा होगा, तब होगी, मैं उसमें रखूंगा इसकी क्वेरीज की क्लास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पार्ट में वो कहता है राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब जाहिर है NaOH के हिसाब से भी फर्स्ट ऑर्डर निकल आया और ब्रोमो अल्केन के हिसाब से भी फर्स्ट ऑर्डर निकल आया, तो रेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट होता है, इनटू ब्रोमो अल्केन की पावर 1, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सिर्फ क्या लिख लेते हैं, स्पेक्टेटर हाइड्रोक्साइड की पावर 1। आप चाहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा भी लिख सकते हैं, इट डजंट रियली मैटर, एक ही बात है। अगले पार्ट में वो कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन वेपर्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये इक्वेशन है और इसकी डेल्टा H माइनस में दी हुई है, एक्सो। वो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस 5.4 है, ऑफ कोर्स। वो कहता है कि रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनाए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन भाई, ओ लेवल्स में पढ़ के आए हो, एक्सोथर्मिक की डायग्राम कैसे बनती है, ऐसे। इसमें यहां से लेकर कि यहां तक जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और उसकी वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, प्लस 5.4। और एक्सोथर्मिक के केस में यहां से लेकर यहां तक ये डेल्टा H होता है, और इसकी वैल्यू यहां पर उन्होंने कितनी दी हुई है, -23। और ये प्रोडक्ट आ गए 2NO(Br). ठीक है भाई, यस गाइस, ये बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये 7, 8, 9 और 10, 11 नंबर का सवाल था। दिस इज डन सो फार, इज दैट ओके? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, और एल्स मैं अटेंडेंस मार्क कर लूंगा ना जब तक। जी जनाब, अफराज अल्ताफ, यस।
अली सिद्दीकी present, present, अरीबा अहमद, आयशा सिद्दीका, बिस्मा काजी present, हम्माद सुहेल present, present, हसीब शाहिद, हसान अरशद, हसनैन खान, जवेरिया सिराज, जनेद जाफर present, एहसन आदिल present, present, मुस्तफा नईम, हमदान नदीम present, मोहम्मद कुर्बान present, रिदा अजीम, सफान मोहसिन present, सलीना खान present, सरफराज अहमद present,